आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को गद्य खंड कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें कि हम करेंगे काव्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम उस चैप्टर का लेखक परिचय देखेंगे। तो जैसे कि चैप्टर फर्स्ट जो है आपका काव्य खंड का, वो है क्या, तो याद रखना है कड़वक है। और कड़वक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है ये अनुमानतः 1492 माना जाता है, और मृत्यु जो है ये 1548 माना जाता है, जो कि आपके बुक में इसी प्रकार से दिया हुआ है। और इनका निवास स्थान जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, इनका निवास स्थान कहाँ पे था, तो ज्यास कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ। इनके गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके गुरु का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाए कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो याद रखना है जयासी जो है ये प्रेम के पीर के कवि हैं। इसको अच्छे से याद ही रखना है, इस लाइन को, ठीक है। इतना बस आपको किसके बारे में याद रखना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, समझ गए। चलिए अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमारा है कि कड़वक के कवि या रचयिता कौन है। तो ऊपर ही देख चुके हैं कड़वक के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। तो कड़वक जो है ये मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो ऊपर ही देख चुके हैं मलिक मोहम्मद जैसी जो है उनका जन्म हुआ था 1492 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जैसी जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ऊपर ये भी देख चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, जयासी किस तरह के कवि हैं। जयासी जो है यानी मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस तरह के कवि हैं। किस तरह के कवि हैं, तो सूफी कवि है। इसको भी याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि हैं, तो सूफी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयासी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जयासी का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखना है ज्यास कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयासी के पिता का नाम क्या था। तो जयासी के पिता का नाम भी ऊपर देख चुके हैं, क्या नाम था, तो आपको याद रखना है शेख ममरेज। यहाँ पर यमरेज हो गया, लेकिन आपको क्या याद रखना है, शेख ममरेज। मो यहाँ पर होगा यौ के जगह पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयासी क्या थे। तो जयासी एक फकीर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयासी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो याद रखना है जयासी जो थे ये हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी शाखा काव्य धारा से जुड़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयासी की काव्य भाषा कौन सी थी। जयासी जो थे मलिक मोहम्मद जयासी, उनकी भाषा क्या थी, तो उनकी भाषा जो थी वो अवधी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयासी के काव्य का मुख्य रस क्या था। जयासी जो थे उनके काव्य का जो मुख्य रस होता था वो क्या होता था, तो याद रखना है श्रृंगार रस होता था। जैसे होता है ना किसी कवि का जो मुख्य रस होता है वो वीर होता है, जैसे भूषण का आप देखिएगा, लेकिन ये जयासी जो थे इनकी काव्य का जो मुख्य रस होता था वो श्रृंगार रस होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयासी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। किस प्रकार जोड़ा है, तो इसको रक्त रूप ली के द्वारा जोड़ा है। किसने जोड़ा है, तो जयासी ने जोड़ा है। किस किस के कथा को जोड़ा है, तो रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को जोड़ा है जयासी ने रक्त रूप ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयासी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा किसके द्वारा सींचा है। अब यहाँ पर ऊपर था जोड़ा है और यहाँ पर है सींचा है। किसके द्वारा सींचा है, तो अपने आंसुओं के द्वारा। मलिक मोहम्मद जयासी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयासी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। जयासी जो है वो अपने ऐसा कौन सा दोष है जिस दोष के होते हुए भी वो क्या है, तो गुणवान है। तो जयासी आपको पता होगा नेत्रहीन थे, उनके पास नेत्र नहीं था, आंखें नहीं थी, लेकिन इस दोष के होते हुए भी वो क्या थे, गुणवान थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग हिंदी का जो गेस्ट क्वेश्चन है जो 2025 एग्जाम के लिए, इसका अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। कैसे लेना आपको वो बता देते हैं। आपको इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का
का गेस्ट क्वेश्चन का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें मिलेगा क्या क्या, तो जैसे हिंदी की बात करें तो इसमें आपको 800 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, समझ गए, जिसमें कि पीडीएफ मिलेगा उसमें 800 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड पीडीएफ में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन रहेगा। फिर थर्ड पीडीएफ में आपको रहेगा पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव, यानी कि पिछले 2012 से लेकर के 2024 तक पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरह से इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके बाद स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव, पीवाईक्यू सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये जो है ये गेस क्वेश्चन है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से टकराएगा, यानी यहीं से देखने को आपको मिल जाएगा। अब ऐसा क्यों करें कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऐड किया गया क्वेश्चन वो इस तरह से ऐड किया गया जैसे चैप्टर फर्स्ट से शुरू किया गया और चैप्टर 13, जैसे आपके चैप्टर 13 है गद्य खंड में, चैप्टर 13 है आपके काव्य खंड में, यानी कि टोटल जो 26 चैप्टर है, 26 चैप्टर है, 600 चैप्टर के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको इसमें ऐड कर दिया गया। यानी कि हर एक चैप्टर का कोई एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इस पीडीएफ में छूटा होगा, सारा क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया। तो अब इतना पढ़ लीजिएगा ना तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिलेबस से ही आएगा, और सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला ही नहीं है। सेम इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ आपको लेना कैसे है, तो इस पीडीएफ के लिए केवल और केवल आपको 30 रुपीज पे करना है, यानी कि 30 रुपये, 30 रुपये में आपको ये दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। अब इसको पे कैसे करना और मिलेगा कहाँ पे, तो आप लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पर ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें ये नंबर देख सकते हैं 7903820891 ये नंबर है। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली आपको क्या करना है 30 रुपये ही पे करना है। अब 30 रुपये पे करके क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, समझ गए। इसी नंबर पर पे भी करना है, जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा क्या, गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है 30 रुपये पे कर देना और ये 30 रुपये जो पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस पर आपको भेज देना है स्क्रीनशॉट, एक मैसेज कर देना हिंदी इंग्लिश, समझ गए। आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा और इस पीडीएफ को लेकर के अच्छे से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश का न एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला है, न एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन की संख्या किस सब्जेक्ट में और किस में कितना कितना क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए बात है अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, ज्यासी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। ज्यासी का जो काव्य है वो समुद्र की भांति, किसके भांति, तो समुद्र की भांति क्या है, तो गंभीर है और व्यापक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। ऊपर ही आपको बता चुके हैं ज्यासी जो है ये प्रेम के पीर के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कड़वक कहाँ से लिया गया, तो कड़वक जो है इसको पद्मावत से लिया गया है, याद रखिएगा कड़वक को कहाँ से लिया गया है, तो पद्मावत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वक के रचयिता कौन है, तो ऊपर ही देख चुके हैं मलिक मोहम्मद ज्यासी, जिनका कि शॉर्ट में आप लोगों को नाम देखने को मिल सकता है ज्यासी। तो कड़वक के रचयिता कौन है, तो ज्यासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यासी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ज्यासी रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है, तो अवधी है। क्या चीज है, तो अवधी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद ज्यासी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है ये किस परंपरा के कवि है, तो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यासी ने अपनी आंख की उपमा किससे किया। ज्यासी जो है मलिक मोहम्मद ज्यासी ये अपनी आंखों की उपमा किससे करते हैं, तुलना किससे करते हैं, तो दर्पण से करते हैं। दर्पण मतलब ऐनक जो होता है, आईना जो होता है, आईना से ज्यासी अपनी आंख जो है उसकी उपमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद ज्यासी किस शाखा के कवि हैं, तो याद रखना आप लोगों को, ये तो ऊपर बता ही चुके हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद ज्यासी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति ज्यासी की नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है ज्यासी की कृति कौन सी नहीं है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति है, अखरावट, आखिरी कलाम, ये तीन जो है ये मलिक मोहम्मद ज्यासी की ही कृति है। तो कौन सी कृति अब मलिक मोहम्मद ज्यासी की नहीं होगी, तो मृगावती, ये जो है ये मलिक मोहम्मद ज्यासी की कृति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो किस है ये किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी की रचना है पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद ज्यासी की मृत्यु कब हुई थी। ऊपर ये भी देख चुके थे, 1548 में मलिक मोहम्मद ज्यासी की जो है मृत्यु हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा किस कवि की रचना है। चित्रलेखा जो है ये भी किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जयासी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तो आप देख रहे थे कि मलिक मोहम्मद जयासी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी ये चित्रलेखा तो उनकी ही रचना होगी। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो मिक्स टाइप से रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन आएगा चैप्टर 1 का, तो एक चैप्टर 10 का, एक चैप्टर 13 का, तो एक चैप्टर 5 का। इस तरह से क्वेश्चन मिक्स रहेगा। तो उसमें आपको पता नहीं चल पाएगा कि चित्रलेखा किस कवि की रचना है। इसीलिए आपको ऊपर पीडीएफ के बारे में बताएं, उस पीडीएफ को जैसे ही आप लीजिएगा उसमें जो क्वेश्चन है सबको उसमें इस तरह ये सब क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम तक, तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वो जो पढ़ लेंगे ना गेस्ट पेपर, जो गेस्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन कहीं और से, किताब से या फिर कोई लेखक परिचय या क्वेश्चन बैंक कुछ भी उसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न हिंदी में न इंग्लिश में। और इंग्लिश जिनका कमजोर है उनको तो खास रूप से वो पीडीएफ ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना कर लेंगे ना जो इंग्लिश में जिनको लगता है कि डर लगता है कि मेरा क्या होगा, इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो बस जितना क्वेश्चन उसमें उसको याद कर लीजिए। उसके अलावा आपको टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, न इंग्लिश में न हिंदी में। समझ गए। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर फर्स्ट। जो चैप्टर फर्स्ट था, जो कड़वा, जिसके लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जयासी, वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब शुरू करते हैं यहाँ से चैप्टर 2 को। अब चैप्टर 2 क्या हमारा, तो चैप्टर 2 भी हमारा पद भी है। और इस पद के लेखक कौन है, तो इस पद के लेखक जो है वो सूरदास है। याद रखना, जो चैप्टर फर्स्ट था वो भी पद था जिसके लेखक थे मलिक मोहम्मद जयासी, और चैप्टर 2 भी पद है जिसके लेखक कौन है, तो सूरदास है। सूरदास की जन्म की बात करें तो सूरदास का जन्म हुआ था 1448 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, या पूछ ले कि जो सूरदास थे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो परसौली ग्राम में। समझ गए। और इनका जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट एक सीही नामक ग्राम है, सीही नामक ग्राम, वहां पर जन्म हुआ था किनका, तो सूरदास का। ठीक है। और इनके निवास स्थान की बात करें तो ब्रज क्षेत्र क्रमश गौघाट, जो कि वृंदावन और परसौली ग्राम है। यानी कि इनका रहने वाले थे परसौली ग्राम में, यानी कि रहते थे वृंदावन में, एक परसौली गांव है वहां पे। लेकिन इनका जन्म हुआ था सीही नामक गांव में, जो कि दिल्ली के पास है। इनके दीक्षा गुरु का नाम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है, महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के दीक्षा गुरु थे। और इनके दीक्षा काल की बात करें तो 1509 से लेकर के 1510, यानी ये भी अनुमानित है, ये किसकी दीक्षा काल है, तो ये दीक्षा काल है सूरदास की। इतना आप लोग किसके बारे में याद रखिएगा, सूरदास जी के बारे में। समझ गए। तब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जो कि इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन भी है। कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो सूरदास जो थे ये ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वात्सल्य में विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में, किस चीज के विश्व में, तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो सूरदास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं, तो कृष्ण श्रेयी धारा के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं सूरदास, तो कृष्ण श्रेयी धारा के कवि हैं। और अगर तुलसीदास पूछ ले तो राम श्रेयी धारा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जो है कहाँ पर बैठकर भोजन करते हैं, तो नंद की गोद में, उनके जो पिता है नंद, उनकी गोद में बैठकर कृष्ण जी जो है वो भोजन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। जो आपका पद है जिसके लेखक सूरदास है, उसका जो पहला पद है ना, उसमें कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है, तो सुबह होने की, यानी कि भोर होने की सूचना दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। याद रखना है, सूरदास जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसावली। कॉमन एक चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है, जिससे कि आप कभी नहीं भूलिएगा, सूरदास का नाम में ही क्या स्टार्ट होता है, तो सु। और याद रखना है सौ से सुरसागर, सौ से साहित्य लहरी और सुर से सुरसावली। तो तीनों में सौ है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, सूरदास की जो है ये तीनों है। लेकिन सतसई जो है ये भी 100 से है, लेकिन याद रखना है सतसई जो है ये सूरदास की रचना नहीं है। तीन चीज आपको याद रखना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से बता रहे हैं कि सूरदास की रचना कौन सी है। तो याद रखने ये तीन है, कहीं पर साहित्य लहरी रहेगा ऑप्शन में, कहीं पर सुरसागर रहेगा, कहीं पर सुरसावली रहेगा। तीनों रहे, तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। बस सतसई को याद रखिएगा कि ये सूरदास की रचना नहीं है। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सी रचना सूरदास की है। ऊपर ही आपको बता चुके हैं, सुरसागर सूरदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सूरदास को किस चीज की भूख है। सूरदास जो है उनको कृष्ण के जूठन, कृष्ण भगवान जो खाते हैं और उनका जो खाना बच गया उस तो जो जूठन है उस जूठन की भूख है सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि कब है। ये ऊपर ही देख चुके हैं 1478, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिएगा 1478। यहाँ पर 75 शायद 78 छूट गया तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या याद रखिएगा कि सूरदास की जन्म की तिथि अनुमानित वो 1478 है। ऑप्शन में इसका बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप का नहीं है। कौन कवि जो है वो अष्टछाप के नहीं है। तो देखिए सूरदास, कृष्णदास और कुमनदास ये तीनों जो है ये अष्टछाप के कवि है, लेकिन मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है ये अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कछु खावत कछु धरणी गिरावत छवि निखरत नंद नारनिया में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है कि कछु खावत कछु धरणी गिरावत छवि निखरत नंद रानिया में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवल कुसुम फूल नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है। कवल कुसुम फूल नर नारी सूर श्याम में जो है कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी क्या है, तो इसमें भी अनुप्रास होना चाहिए या फिर इसमें अनुप्रास, हाँ ये अनुप्रास है ना, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साहित्य लहरी किनकी रचना है। ऊपर ही आपको क्या बता चुके हैं, साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है और सूरदास ऑप्शन नंबर इसमें भी बी ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या होती है। तो सूरदास की जो रचना की भाषा होती है वो क्या होती है, तो ये भी हम देख चुके हैं कि सूरदास की जो रचना की भाषा होती है वो ब्रज भाषा होती है। ऊपर ही देखे थे ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु का नाम। ऊपर ही देख चुके हैं सूरदास के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं। सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे सूरदास। वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जिसमें आपको बता रहे हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको तो अच्छे से याद ही रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास जो थे वो किस भाव के पद गाते थे, तो दैन्य भाव के पद गाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुर सागर किसकी रचना है। सुर सागर जो है ये किसकी रचना है, तो सुर सागर सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, तो सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। दूसरा जो पद है उसमें किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, तो देखिए जो सूरदास का लिखा गया दूसरा पद है उसमें दही का उल्लेख किया गया। कृष्ण भगवान दही मक्खन मिश्री खा रहे हैं, लेकिन अपूप का उल्लेख नहीं किया गया। तो याद रखना है ये तीनों का उल्लेख किया गया, लेकिन ये जो अपूप है इसका उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सूरदास की कृति कौन सी है। तो साहित्य लहरी जो है किसकी कृति है, बता चुके हैं सूरदास की कृति है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुर सागर किस भाषा में रचित है। सुर सागर जो है यह किस भाषा में रचित है, तो सुर सागर जो है ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। तो सूरदास के जो संकलित पद है उसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है, तो सुर सागर के सूरदास के संकलित पद में वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्या का क्या अर्थ होता है। तो कन्या का मतलब क्या होता है, गोद होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण तो वैसे सबके पूज्य हैं, लेकिन इस ऑप्शन में से आपको बताना है तो सूरदास के ज्यादा पूज्य थे, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पदों में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किस कवि ने किया है। तो तुलसीदास जो है ये तो राम भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, बाल रूप का, लेकिन अपने पद में कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कौन करते हैं, तो सूरदास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। तो सूरदास की अभिरुचि थी। अब यहाँ पर सूरदास का चैप्टर है तो आपको तो अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि इसका आंसर तो सूरदास ही होगा। समझिए, गेस कर लेते होंगे आप लोग, लेकिन एग्जाम में आपको बार बार बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो होगा वो मिक्स टाइप का रहेगा, अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा, मिक्सड रहेगा, उसमें आप लोग को कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप लोग बार बार रिविजन करते रहेगा। जो PDF लीजिएगा उसको लेकर के बार बार रिविजन आपको करते रहना है, जिससे आपको एग्जाम में जैसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको कन्फ्यूजन हो ही नहीं, कन्फ्यूज होने की जरूरत पड़े ही नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से सूरदास की कृति है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है सूरदास की कृति कौन सी है, कौन सी कृति सूरदास की है। तो इसका हो जाएगा सुर सागर, ये भी आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की रचना जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पद, क्योंकि कड़वक जो है किसकी है, तो मलिक मोहम्मद ज्यासी की। पुत्र वियोग किसकी है, तो पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान की। छपै के लेखक कौन है, तो नाभा दास है। पद की रचनाकार कौन है, तो सूरदास।
अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास जो है किस भक्ति के हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति या फिर मातृ भक्ति के। तो याद रखना है सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के हैं, और अगर तुलसीदास रहता है तो राम भक्ति के। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 2। काव्य खंड का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर इतना आप लोग देख चुके हैं, यानी इस 2 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव इसके बाहर से तो नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो जो आपको बता दिए इसी के अंदर से ही पूछेगा। यानी आपका अभी तक चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 3 पे आते हैं। अब चैप्टर 3 है हमारा पद, और इस पद के भी लेखक कौन है, तो तुलसीदास है। पहले पद के लेखक कौन थे, तो पहले के थे ज्यासी, दूसरे के थे सूरदास, तीसरे के हैं तुलसीदास। ठीक है, अब तुलसीदास जी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो तुलसीदास की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1543 में, मृत्यु हुई थी 1623 में, और कहाँ पर हुआ था, तो 80 घाट पर। जन्म की बात करें तो इनका जन्म स्थान है राजपुर बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और तो याद रखिएगा तुलसीदास का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था, तो राजपुर बांदा में। मूल नाम की बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, और इनकी माता का नाम था हुलसी देवी, और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएं जिसको कि अच्छे से याद रखना है। इसमें से हर एक साल 1 पॉइंट से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, तो इस चारों को अच्छे से याद रखिएगा। मूल नाम तुलसीदास का राम बोला, माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली। उसके बाद इनके दीक्षा गुरु की बात करें तो इनके दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, और शुक्रेत के वासी गुरु के विद्यारंभ ने करवाया। यानी कि इनके दीक्षा गुरु का बस आपको नाम इतना इंपॉर्टेंट याद रखना। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब रहता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यही है नरहरि दास। इनके दीक्षा गुरु का नाम आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा गुरु का नाम भी याद रखना है, जो कि शेष सनातन थे और काशी के विद्वान थे, और इनका स्थायी निवास जो था वो रहते थे कहाँ पे, तो काशी में। और तुलसीदास जो थे राम मार्गी और समन्वयवादी थे। याद रखना है कौन से थे, तो राम मार्गी थे, वो थे कृष्ण भगवान। जो सूरदास थे वो कृष्ण मार्गी कवि थे, और ये जो तुलसीदास है ये राम मार्गी है। ठीक है, एक बार और बस देख लीजिए जिससे आप लोग का रिवीजन है। चैप्टर 3 पद है, जो कि लेखक है तुलसीदास। जन्म की बात करें तुलसीदास की 1543, मृत्यु 1623 में 80 घाट पर। जन्म स्थान राजपुर बांदा उत्तर प्रदेश में। मूल नाम राम बोला, माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी का नाम रत्नावली, और दीक्षा गुरु का नाम नरहरि दास, शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन, जो कि काशी के विद्वान थे। आपसे पूछ सकता है किसके गुरु, काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, तो याद रखना है तुलसीदास के। स्थायी निवास काशी में। तुलसीदास जो थे, यहाँ पर राम लिखा गया तो तुलसी राम भी बोल सकते हैं। तो तुलसीदास जो थे राम मार्गी और समन्वयवादी थे। इतना समझ गए। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन यानी 57 नंबर क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जो है ऊपर ही देख चुके हैं समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा तुलसीदास का जन्म। तो तुलसीदास का जन्म है ये 1543 में हुआ था। अच्छे से याद रखिएगा तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1543 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। कहने की जरूरत ही नहीं, ऊपर आपको बता चुके हैं 2 बार। तुलसीदास का जन्म हुआ था राजपुर बांदा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया था। तो काशी में जो है 10 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया था। कितने वर्षों तक, तो 10 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है, तो रामचरितमानस सबको पता होगा तुलसीदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। तो ऊपर ही देख चुके हैं तुलसीदास जो है वो राम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने अपने युग के किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है। तो तुलसीदास ने अपने युग के किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था, तो अवधी और ब्रज भाषा के। उस समय के जो अवधी और ब्रज भाषा थी इसको तुलसीदास ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय भिखारी के रूप में, भिक्षुक के रूप में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। तो तुलसीदास जो है उनको जो राम जी है उनकी भक्ति की भूख है। किस चीज़ की भूख है तुलसीदास को, तो भक्ति की भूख है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो तुलसीदास के जो पठित पद है वो अवधी भाषा में। किस भाषा में, तो तुलसीदास के जो पठित पद है वो अवधी भाषा में है।
अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की है। किसकी स्तुति की है तुलसीदास ने अपने पहले पद में? तो सीता जी की। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस की व्यंजना हुई है तुलसीदास के दोनों पद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो तुलसीदास ने पहले पद में जो अपना परिचय है वो सीता के दास के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है? तो सीता के दास के रूप में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबटुक अब अवसर पाई। अब में जो संबोधन है ये देखिए जो लाइन है कबुटक अब अवसर पाई, इसमें अब संबोधन जो है ये अब संबोधन किसके लिए है? तो सीता जी के लिए है। किसके लिए? तो सीता के लिए अब शब्द संबोधन किया है तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो पहले देख लेते हैं कौन मित्र थे। तो महाराजा मानसिंह, टोडरमल और नाभादास ये तीनों जो है तुलसीदास के मित्र थे, लेकिन सूरदास जो थे वो तुलसीदास के मित्र नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना चार ऑप्शन में सबको बताना है कि तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिरी कलल। आखिरी कलल जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है। पार्वती मंगल, बैराग, संदीपनी और कवितावली, ये कवितावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखिएगा। ये तीन जो है तुलसीदास की रचना नहीं है, और रचना है। और कौन सी रचना नहीं है? तो आखिरी कलल जो है ये जो तुलसीदास की रचना नहीं है। और कवितावली को तो अच्छे से याद रखिएगा कि कवितावली का रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और सेम वही क्वेश्चन कि कवितावली के रचनाकार कौन है? पता ही होगा, आपको बता दिए कि तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हनुमान बाहुक को तुलसीदास किस कृति का एक अंग माना? तुलसीदास के किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली का एक अंग माना जाता है हनुमान बाहुक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस दोनों के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है। तुलसीदास के माता का नाम ऊपर देख चुके हैं। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो हुलसी देवी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर है सी। ऑप्शन में सी हो जाएगा, हुलसी देवी। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस जो है उसमें कौन सा रस है? तो उसमें भक्ति रस है। कौन सा रस है? तो भक्ति रस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रामचरितमानस जो है वो है क्या? तो याद रखना है रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? चार ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सी रचना तुलसी की नहीं है। तो कवितावली, बड़वे रामायण, गीतावली, ये तीनों जो है तुलसीदास की रचना है, लेकिन राधा स्तुति जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बाकी तीन जो है इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस का रचना जो है इसका समय क्या था? कब इसका रचना हुआ था? तो 1631 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा जो है ये रामचरितमानस की भाषा है। कौन सी भाषा है रामचरितमानस की? तो अवधी भाषा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये तो देख ही चुके हैं, राजपुर बांदा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम, तो याद रखना है राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन जो थे, जो कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे, ये तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? कौन सी रचना इस चार ऑप्शन में सबको बताना है कि तुलसी की है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति तुलसी रचित है? इसमें से कौन सी जो रचना है वो तुलसीदास की है? कौन सी रचना है? तो रामचरितमानस, ये जो है तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृति इस चार ऑप्शन में सबको बताना है तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास के किस कृति से लिया गया है? जो आपका पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास का जो पद है वो तुलसीदास के किस कृति से लिया गया? तो पंचवटी से लिया गया। नहीं, इसका तो हो जाएगा पंचवटी नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन, हाँ ये है ना विनय के पद। ऑप्शन में इसका हो जाएगा डी। किससे लिया गया? तो इसका लिया गया विनय के पद से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास जो थे भक्ति काल के कवि थे, यानी कि ऑप्शन में इसका टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़वे रामायण किनकी रचना है? तो बड़वे रामायण जो है ये आपको पता ही होगा, ऊपर बता चुके हैं, तुलसीदास की रचना है और अच्छे से आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कवितावली की रचना, ये तो बता ही चुके हैं, तुलसीदास हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 3, ठीक है। और जो जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को जो PDF आप लीजिएगा उसको लेकर के बार बार रिवीजन करते रहना है, जिससे क्या होगा आप भूलिएगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे कवितावली दिया हुआ है और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास के बारे में, तो हमको पता होगा कि तुलसीदास ही इसके लेखक हो गए, इसके रचनाकार होंगे। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुलसीदास का क्वेश्चन, सूरदास का क्वेश्चन, जयासी का क्वेश्चन, किसी और लेखक का जो क्वेश्चन होगा वो सब साथ में होगा, तो उसमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए बस एक ही इसका सोल्यूशन है, रिवीजन। और रिवीजन के लिए आपको PDF दे रहे हैं, उस PDF को लेकर के रिवीजन करते रहेगा, जिससे अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 से शुरू करते हैं। और चैप्टर 4 क्या है, तो चैप्टर 4 है छपे। छपे को अच्छे से याद रखना है। छपे के लेखक कौन है, तो नाभादास हैं। नाभादास जी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नाभादास का जन्म है ये 1570 है, वो भी अनुमानित है, और मृत्यु 1600 जो कि वर्तमान अभी तक माना जाता है कि इनका निधन जो है ये 1600 में हुआ था, ठीक है। जन्मस्थान की बात करें तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव पिता की मृत्यु के अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में राजस्थान में प्रवास और दुर्गवास, माता से भी विद्रोह। इसका मतलब क्या हुआ कि सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार माने इनका जन्म के बारे में, इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, तो दक्षिण भारत में नाभादास का जन्म हुआ था। पिता की मृत्यु और अकाल के कारण ये माता के साथ जयपुर चले गए थे, जो कि राजस्थान में है। वहाँ पर प्रवास कर गए थे, यानी कि चले गए थे, और दुर्भाग्यवश इनकी माता का भी इनसे विद्रोह हो गया था, ठीक है। उसके बाद इनके दीक्षा गुरु की बात करें तो नाभादास के दीक्षा गुरु हैं स्वामी अग्रदास, जो कि रामानंद के शिष्य के परंपरा के कवि हैं। इनके अस्थायी निवास की बात करें तो वृंदावन है, और नाभादास जी जो है ये तुलसीदास के समकालीन है। और इतना जो भी आपको बताएं 4-5 लाइन, इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे आपको बताना हो तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाभादास जी जो थे वो किसके समकालीन थे, तो नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है। उसके बाद इनका दीक्षा गुरु का भी नाम याद रखिएगा, स्वामी अग्रदास, और जन्म मृत्यु भी, ठीक है। और इनका जन्म स्थान बहुत ही कम चांस है कि पूछा जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को, और थोड़ा सा और इसके उनके बारे में छूट गया था, ये देख लीजिए। ये दलित वर्ग के विद्वानों के मुताबिक नाभादास जो थे शगुनोपासक राम भक्त कवि थे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नाभादास थे वो किस तरह के राम भक्त कवि थे, तो शगुनोपासक थे, और उसमें मर्यादा के स्थान पर मधुर भाव का पुट था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसका पुट था, तो मधुर भाव का। इनके परिशिष्य की बात करें तो संत श्री दास प्रहरी थे, और इस किस काल के हैं नाभादास, तो भक्ति काल के हैं, ठीक है। चलिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93, और इस चैप्टर का छपे चैप्टर जिसके लेखक नाभादास हैं, उस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। तो छपे शीर्षक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो देख चुके हैं, नाभादास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभादास की कौन सी रचना है, ये भी पता है, छपे है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था, ये भी आपको ऊपर बता चुके हैं, माधुर्य भाव का पुट था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास किस धारा के कवि हैं। नाभादास जो है किस धारा के कवि हैं, तो सदनोपासक राम भक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास ऊपर आपको बता चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1570 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो 1570 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं। किसकी कविता को सुनकर नाभादास जो है वो सिर झुका लेते हैं, तो सूरदास की कविता को सुनकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना नाभादास की है। कौन सी रचना, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि नाभादास की है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भक्तमाला। यहाँ पर भक्त काल नहीं होगा, भक्तमाला होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास जो थे उनका अस्थायी निवास स्थान कहाँ पे था, तो वृंदावन में था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण भक्तमाला में किस छंद की व्यंजना हुई है। संपूर्ण भक्तमाला जो है इसमें किस छंद की व्यंजना हुई है, तो इसमें जो है छपे छंद की व्यंजना हुई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छपे कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छपे जो है ये 6 पंक्तियों का छंद होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुर, यहाँ पर सर नहीं, यहाँ पर होगा सुर। सुर की कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं। सुर की कविता को सुनकर सब क्या करते हैं, तो सिर हिलाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
यहाँ पर फिर से सर है, लेकिन यहाँ पर होगा सुर। सुर कवित्व शून्य कौन कवि में कौन सा अलंकार है? षड कवित्व शून्य कौन कवि में कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? तो कबीर जो है वो हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है नाभादास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपे में हुआ है? नाभादास में जो है जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपे में करते हैं? तो कबीर के छपे में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? तो नाभादास का जो उदय है ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबके हित का वचन कौन कहता है और ये आपको पाठ के अनुसार बताना है। तो सबके हित का जो वचन है वो कबीर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहानी का अर्थ क्या होता है? तो कहानी का अर्थ होता है विश्वास या फिर प्रतीत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है VVI, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु हैं वो स्वामी अग्रदास थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भक्तमाला के रचयिता कौन है? तो ये आपको ऊपर ही बता चुके हैं, भक्तमाला जो है इसके रचयिता है नाभादास, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भक्त चरित्रों की माला। भक्त चरित्रों की जो माला है वो क्या है? तो भक्तमाला है। भक्त चरित्रों की माला क्या है? तो भक्तमाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो थे ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास जी जो थे या किस धारा के संत थे? तो याद रखना है वैष्णव दर्शन धारा के नाभादास जी जो थे संत थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास जो है निर्गुण शाखा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास किस काल के कवि हैं? तो ऊपर आपको बता चुके हैं नाभादास जो है भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो नाभादास की जो कविता है ये कबीर और सूरदास के बारे में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छे से कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो कबीर और सूरदास के बारे में नाभादास की कविता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है यहाँ पर तक कंप्लीट हो चुका है। अब शुरू कर लेते हैं चैप्टर 5 को। अगर यहाँ तक से 4 चैप्टर में जो भी आप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर यहाँ तक के क्वेश्चन जो 118 इसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे फिर, ठीक है। चलिए अब अगले चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर 5 है हमारा कवित्त। और कवित्त के लेखक कौन है? तो भूषण है, जो कि इंपॉर्टेंट ही है, इसको याद रखिएगा। कवित्त के लेखक कौन है? तो भूषण है। और भूषण के बारे में देख लेते हैं। तो भूषण की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1613 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1715 में। जन्म स्थान की बात करें तो तिकवापुर, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर भूषण का जन्म हुआ था। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। और ये किस काल के हैं भूषण? तो भूषण जो है रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। और भूषण का जो उपनाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भूषण को ये भूषण उपनाम दिया किसने था? तो चित्रकूट के जो सोलंकी राजा रुद्र शाह थे उन्होंने इन्हें कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि को भूषण की उपाधि भूषण को दी थी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है किसके बारे में? तो भूषण के बारे में। इनमें इसमें आपको जन्म, मृत्यु, उसके बाद जन्म, मृत्यु और जन्मस्थान, पिता का नाम, काल और उपनाम, ये इतना आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? ऊपर ही देख चुके हैं कविता के लेखक कौन है? तो भूषण है। अगला क्वेश्चन है कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ऊपर बता चुके हैं भूषण जो है ये कवित शीर्षक कविता के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? भूषण जो है रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जो है रीति काल के रीतियुक्त धारा के रीतियुक्त धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग रीतियुक्त देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर इस तरह से रीतियुक्त लिखा होगा डैश दे करके वो उसमें आपको टिक लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवित्त का जो प्रथम पद है उसमें रौद्र रस होना चाहिए था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर रौद्र, यहाँ पे रौद्र या फिर वीर होना चाहिए। हाँ, यह वीर है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। कवित्त के प्रथम पद में जो है कौन सा रस है? तो वीर रस है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवित्त के दूसरे पद में या इनकी द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो भूषण ने मुख्यतः ब्रज भाषा में अपनी रचना को किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, रौद्र रूप धारण कर रखा है छत्रसाल की तलवार ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो छत्रसाल की जो तलवार है एक काली देवी को प्रसाद प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागती लपिक कंठ बैरन के नागिन सी, ये जो लाइन है लागती लपिक कंठ बैरन की नागिन सी, इसमें कौन सा अलंकार है? याद रखना है अनुप्रास अलंकार होता है इसमें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? शिवराज भूषण जो है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, शिवराज भूषण ये भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण ने समुद्रगीन की किससे तुलना की है? तो भूषण ने समुद्रगीन की शिवाजी से तुलना की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण ने प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो भूषण के जो प्रथम दंड है, पहला दंड है, उसमें वीर रस है। कौन सा रस है? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? भूषण का जो द्वितीय छंद है, दूसरा छंद है, उसमें किस रस की व्यंजना हुई है? तो रौद्र रस की व्यंजना हुई है भूषण के दूसरे छंद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्ले भानु तम तुम में कौन सा अलंकार है? अब इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति भूषण की है? चार ऑप्शन में सबको बताना है कि भूषण की कौन सी कृति है। तो शिवा बापनी जो है ये भूषण की कृति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भूषण को उपाधि दी थी। तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ऊपर ही देख चुके हैं, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण को उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूषण की कृति नहीं है। अब चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि भूषण की कौन सी कृति नहीं है। तो जैसे कि भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, और ये तीनों जो है ये भूषण की कृति है, लेकिन हर्षोल्लास जो है ये भूषण की कृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो भूषण के प्रिय नायक जो है वो छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो याद रखना है शिवा बावनी जो है उसमें 52 मुक्तक हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कई सालों में ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक होते हैं? तो 52। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक में छंद हैं। तो छत्रसाल दशक में याद रखना है 10 छंद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के पिता का क्या नाम था? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और अच्छे से याद रखना है कि भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा भूषण के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण जो है ये भूषण की ही कृति है। शिवराज भूषण, भूषण नाम में ही है, तो इसी से याद रखिएगा शिवराज भूषण जो है ये भूषण की ही कृति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? कितने छंदों में? तो याद रखना है 10वें छंद में। छत्रसाल दशक के 10वें छंद में महाराज छत्रसाल की जो वीरता है उसका यशोगान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? तो याद रखना है भूषण जो है रीति काल के, रीति युक्त धारा के कवि है। कई बार पूछा जा सकता है कि भूषण किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जो है रीति युक्त धारा के कवि हैं, और किस काल के हैं? तो रीति काल के हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? ये तो ऊपर ही देख चुके हैं, शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये भूषण के कौन थे? तो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, भाई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा चावनी में किसकी वीरता का, यहाँ पर बावनी होगा, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? तो शिवा बावनी जो है इसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी कृति यानी कि रचना है? तो छत्रसाल दशक जो है ये भूषण की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण की कविता का नाम क्या है? तो सबको पता है कि कविता किसकी है? तो भूषण की है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 5। यहाँ तक आपका चैप्टर 5 काव्यखंड का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं चैप्टर 6 को। और चैप्टर 6 क्या है हमारा? तो चैप्टर 6 है तमुल कोलाहल कलह में। तमुल कोलाहल कलह में जिसके की लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं।
और जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889 में, ठीक है। और इनका किस संवत में, किस समय में जन्म हुआ था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि 1946 में इनका जन्म हुआ था, समझ गए, यहाँ पर संवत लिखा हुआ है। इनका जन्म हुआ था 1889 में और उनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 यानी कि 1937 में। जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद ही रखना है कि जो जयशंकर प्रसाद थे इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, तो वाराणसी में, जो कि किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू और इनके पितामह जो थे उनका नाम था शिवरतन साहू, जो कि तंबाकू बनाने के कारण शुगनी साहू के नाम से भी विख्यात थे। और ये जो प्रसाद जी थे, जयशंकर प्रसाद, ये कैसे कवि थे, तो ये छायावादी कवि थे। इतना आपको किसके बारे में याद रखना है, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में। एक बार और देख लीजिए, चैप्टर 6 है हमारा तमिल कोलाहल कलम है, जिसके की लेखक है जयशंकर प्रसाद। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि इनका जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का 1889 में, मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 को। जन्म स्थान है वाराणसी में, पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू और इनके पितामह का नाम है शिवरतन साहू। और जयशंकर प्रसाद जो थे ये कैसे कवि थे, तो छायावादी कवि थे। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता लिखी गई है। तो ऊपर ही आपको बता दिए, तुमुल कोलाहल कलम में जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद की ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, ये भी ऊपर बता दिए 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। तो जयशंकर के पितामह कौन थे ये भी आपको बता दें ऊपर कि जयशंकर के प्रसाद के पितामह के नाम था शिवरतन साहू, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे, यानी पिता से अलग हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की आयु में जयशंकर प्रसाद अपने पिता से पितृविहीन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं ये हिंदी काल के, आधुनिक काल के कवि हैं। कौन, तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। तो कामयानी में। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही ज़्यादा फेमस है कामयानी, इसमें जो है आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। और इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया अगर एग्जाम में कि कामयानी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद का एक प्रबंध काव्य है। किस तरह का काव्य है, तो प्रबंध काव्य है कामयानी, जिसके की लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है वो जयशंकर प्रसाद की है ही नहीं। तो महाराणा प्रताप का महत्व, ये भी जयशंकर प्रसाद की कृति है। प्रेम पथिक, ये भी जयशंकर प्रसाद की कृति है। लेकिन महाराजा मानसिंह जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। याद रखना है, क्वेश्चन था हमारा कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है, तो महाराजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इरावती भी जयशंकर प्रसाद की ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। फिर से सेम वही क्वेश्चन कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सुरसागर। सुरसागर के रचनाकार कौन है, तो सूरदास है। पाश्चात्य और ध्रुवाशनी और कामना, ये तीनों जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। सुरसागर के रचनाकार कौन है, तो इसके सूरदास हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। तो कंकाल के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है। याद रखना है, कंकाल जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे एग्जाम ये भी पूछ ले कि कंकाल की रचना कब की थी जयशंकर प्रसाद ने, तो 1929 में, 1929 में। याद रखना है ये भी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। तो मनुष्य का जो शरीर है ये मन की चंचलता के कारण थक जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है कि तमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। ये जो तमुल कोलाहल कला में जो जयशंकर प्रसाद की कविता है ये उनकी किस रचना से लिया गया। तो उनकी जो है कामयानी, उसी से लिया गया तमुल कोलाहल कलमे को। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। सजल जलपात, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मैं उषा की ज्योति। मैं उषा की ज्योति जो है ये लाइन, ये वाक्य, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चातको, यहाँ पर चातको, यहाँ पर होगा चातकी। चातकी जो होती है ये किसके लिए तरसती है। तो चातकी जो होती है ये किसके लिए तरसती है, तो स्वाति के नक्षत्र की पहली बूंद के लिए चातकी जो होती है ये तरसती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। और सेम क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय में पूछा जाएगा कि चातकी किसके लिए तरसती है। तो स्वाति नक्षत्र की जो पहली बारिश होती है उसकी पहली बूंद के लिए चातकी जो होती है वो तरसती है। यहाँ पर चातको नहीं चातकी होगी।
अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की। यहाँ पर 2 बार हो गया। तो जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है, तो बड़ी बोली में। जयशंकर प्रसाद ने बड़ी बोली में अपनी काव्य रचना की है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। यहाँ पर प्रसाद जी होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा प्रसाद जी। तो इनमें से कौन सी पुस्तक जो है ये जयशंकर प्रसाद की है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से तो देख लेते हैं। तो पहला ही, जैसे कि ये झरना जो है ये किसकी रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखना है जयशंकर प्रसाद ही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 मिनट, 167। चलिए अब 168 168 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण यानी कि अधूरा रह गई थी। तो जो इरावती थी ये जयशंकर प्रसाद की कृति है जो कि अधूरा रह गई थी, अपूर्ण रह गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद रचित महाकाव्य है। तो प्रसाद जी के द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, तो कात्यायनी, जो कि आपको ऊपर ही बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की जो सफलतम नाट्य कृति है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है या फिर लेखक कौन है, तो याद रखना है जयशंकर प्रसाद, जो कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति में से एक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। और आपसे पूछा जाए जैसे कि ध्रुव स्वामी जो सफलतम नाट्य कृति है जयशंकर प्रसाद की, ये लिखा कब गया था, तो याद रखना है 1933 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद आपको ऊपर ही बता चुके हैं छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था। ये भी बता चुके हैं आपको ऊपर ही, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो बता ही चुके कंकाल जो कि 1929 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखना है कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद के द्वारा कब लिखा गया था, तो 1929 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था, पर जन्म है लेकिन जन्म होगा। तो जयशंकर प्रसाद जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये भी आपको ऊपर ही बता चुके हैं। वाराणसी में जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक जो है वो प्रसाद जी की है ही नहीं। कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसू। ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। इंद्रजाल, ये भी किसकी है, तो ये भी इंद्रजाल जो है ये भी जयशंकर प्रसाद की है। और इंद्रजाल के बारे में आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि इंद्रजाल कब लिखा गया था, तो 1936 में लिखा गया था। किसके द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आंधी, ये भी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है आंधी रचना। इतना आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद के बारे में। लेकिन शिवाजी का जो महत्व है ये जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस तीनों को समझ गए ना, ये 3 जो है किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल क्या है। तो कई बार आपको ऊपर ही देख चुके हैं कि कंकाल एक उपन्यास है जो कि 1929 में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति है, तो एक नाटक है। ये जो ध्रुव स्वामिनी है क्या, तो एक नाटक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो देवी प्रसाद साहू जो थे ये जयशंकर प्रसाद के पितामह थे। यहाँ पर प्र पितामह होगा, प्र नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ पितामह होगा। पिता मतलब उनके दादा, पितामह मतलब उनके दादाजी थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, यहाँ पर इस तरह से होगा, सी होना चाहिए। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या है, देवी प्रसाद साहू है ना, सॉरी यहाँ पर तो इसका हो जाएगा देवी प्रसाद साहू पिता थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देवी प्रसाद साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो उनके पिता थे। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर कंफ्यूज है, A B C इस तरह से, इसलिए आपको याद रखना है सिर्फ पिता थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल कोलाहल कलम शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो ऊपर ही देख चुके हैं जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कात्यायनी के रचयिता कौन है। ये भी ऊपर देख चुके हैं जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 6 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 7 पे। और चैप्टर 7 क्या है हमारा, तो चैप्टर 7 है पुत्र वियोग, जिसकी लेखिका कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए काव्यखंड का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर एक साल 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहता ही है। कम से कम 2 तो रहता ही है, वो भी कभी कभी कम हो जाए फिर, नहीं तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव रहता है।
फिर उसका एक से एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहता है, कई बार इससे एक दीर्घ उत्तरीय भी पूछ सकता है और एक इससे सप्रसंग व्याख्या वाला भी पूछ सकता है। यानी कि ये ऐसा चैप्टर है जिससे क्या होता है ना, ऐसा कि कभी कभी किसी चैप्टर से फिक्स रहता है, इससे केवल लघु उत्तरीय ही पूछा जाता है। ये कोई ऐसा चैप्टर रहता है जिससे कभी कभी दीर्घ उत्तरीय अधिकतर पूछा जाता है, लघु उत्तरीय पूछा ही नहीं जाता है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक खंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस चैप्टर से, दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है और सप्रसंग व्याख्या वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी पूछा जाता है। इसको अच्छे से इसलिए चैप्टर को याद रखना है। तो चैप्टर जो हमारा 7 है वो है पुत्र वियोग, जिसकी की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। मृत्यु की बात करें तो 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जंबलपुर जब ये वापसी कर रहे थे उस समय कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर। इनकी माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर, पिता का नाम था रामनाथ सिंह, पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये सबको अच्छे से याद रखना है। ये किस युग की है सुभद्रा कुमारी चौहान? तो भारतेंदु युग की। और ये किस धारा की है? तो छायावादी धारा की है कवित्री। कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अच्छे से सबको याद रखना है कि चैप्टर 7 है हमारा पुत्र वियोग, जो कि जिसकी की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म अच्छे से याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 को, और जन्म स्थान जो है वह है निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु इनकी हुई थी 15 फरवरी 1948 को। माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर, पिता का नाम जो है रामनाथ सिंह है और पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और ये किस युग की है? तो भारतेंदु युग की है और छायावादी काव्य धारा की है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस सबको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही है कि मैं असहाय और विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो ये जो पंक्ति है ये पुत्र वियोग कविता से ही लिया गया। इसका मतलब है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो असहाय और विवश बैठी रही और उसका जो पुत्र है उसके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऊपर ही देख चुके हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग शीर्षक कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, ये भी हम ऊपर ही देख चुके हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए का चुना गया था? किस पार्टी का एमएलए चुना गया था सुभद्रा कुमारी चौहान को? तो याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान को कांग्रेस पार्टी का एमएलए चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है। कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? चार ऑप्शन में सबको बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति जो है वो नहीं है। कौन सी कृति नहीं है? तो पाश्चात्य। ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। बिखरे मोती, मुकुल और त्रिधारा, ये तीनों जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की ही कृति है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? अब इसमें से बताना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? तो सभा के खेल। सभा के खेल जो है ये किसकी कृति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 188। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उसके भिन्न भिन्न रूप में अमरणीय प्रकृति शैली में प्रकट हुए। ये जो कथन है ये किसका कथक है? तो ये जो कथन है ये मुक्ति बोध का कथन है। किसका कथन है? तो मुक्ति बोध का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? और ये सेम क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? क्योंकि उसके पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इस कारण से वो स्वयं को असहाय और विवश मानती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? ये भी क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है कि माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है, और ये आपको बताना होगा पुत्र वियोग कविता के अनुसार। तो पुत्र की मृत्यु हो जाने के पश्चात माँ के मन को समझाना कठिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पुत्र की मृत्यु होने के पर। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र जो है यानी कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में जो कवित्री का जो बेटा है उसका पुत्र है वही उसका खिलौना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो असहयोग आंदोलन में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पढ़ाई को छोड़कर क्या किया था? तो सक्रिय भूमिका निभाई थी। किस आंदोलन में? तो इसको याद रखना है असहयोग आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने आकस्मिक मित्र जो जिसकी मृत्यु हो चुके पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो देखिए ये कि खिलौना का प्रयोग करती है कि उठ छीन गया मुझसे खिलौना मेरा, छोना मेरा, खोया धन, ये तीनों शब्द का प्रयोग करती है सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग कविता में अपने पुत्र के लिए, लेकिन अनमोल रत्न शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है। तो क्योंकि उसके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई, इसके कारण सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन है वो सूना सूना हो रहा है। देखिए इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उसको इसी तरह से आपको याद रखना है। इस पूरा पाठ का सार इतना ही है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उसके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है और उसी के शोक में ये कविता को लिखती है कौन, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना तो उसके पुत्र से ही रिलेटेड आएगा, यानी कि वो दुख में क्यों है तो अपने बेटे की मृत्यु के कारण, वो विवश क्यों मानती है तो अपने बेटे की मृत्यु के कारण, वो असहाय क्यों मानती है अपने आप को तो अपने बेटे की मृत्यु के कारण। इस सब का कारण एक ही है, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई इसी कारण वो स्वयं को असहाय, विवश या फिर जो जितना कुछ इसमें लाइन आएगा क्वेश्चन से संबंधित वो सारा का सारा उसका आंसर एक ही होगा, उसका पुत्र। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए पत्थर को देवता मानकर पूछती है। किसको पत्थर को देवता मानकर पूछती है। पुत्र वियोग कविता के अनुसार बताना है कवित्री किसको पत्थर को देवता मानकर पूछती है, किसके लिए तो पुत्र के लिए। सब कुछ पुत्र के लिए ही होगा, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामी का नशा किसकी रचना है तो ठाकुर रामनाथ सिंह। अब ठाकुर रामनाथ सिंह आपसे बता चुके हैं ऊपर कि ठाकुर रामनाथ सिंह जो थे ये कौन थे तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। गुलामी का नशा ये किसकी रचना है तो ठाकुर रामनाथ सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम, ये भी आपको बता चुके हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था। बिखरे मोती जो है ये क्या है तो इसकी लेखिका कौन है ये तो आपको पता ही होगा कि बिखरे मोती जो है इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान और ये कहानी संग्रह है, याद रखना है बिखरे मोती जो है ये क्या है तो एक कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज स्मृति किसकी रचना है तो सरोज स्मृति जो है ये निराला के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है सरोज स्मृति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ वेल्थ गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जब गर्ल्स स्कूल में थी स्कूल का नाम था नॉर्थ वेट गर्ल्स स्कूल, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के जो प्रिय मित्र थी उसका नाम था महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह जो है उसका नाम है मुकुल, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और याद रखना है मुकुल कब लिखा गया था तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, आपको बता चुके हैं 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम, ये भी आपको बता चुके हैं ठाकुर रामनाथ सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है तो ये आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, पुत्र वियोग। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है इसको लिया गया मुकुल से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद ही रखना है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संग्रह से तो मुकुल से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुली प्रथा किसकी कृति है, कुली प्रथा जो है ये कृति किसकी है तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है कुली प्रथा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नीचे नहीं उतारा था तो पुत्र वियोग कविता में अपने लाल को गोद से गिरने के भय से नहीं उतारा था किसने तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुत्र के भय से। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन, और ये क्वेश्चन जो है याद रखना है 2022 में पूछा भी गया था कि पुत्र वियोग जो कविता उसमें माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नीचे नहीं उतारा था तो गिरने के भय से। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पता ही है पुत्र वियोग, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र वियोग किसकी रचना, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता दिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ तक शायद हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर 7। अब आते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 क्या है तो चैप्टर 8 है हमारा उषा।
उषा और उषा के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था। तो 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, निधन हुआ था 1993 में। जन्म स्थान है इनका देहरादून उत्तराखंड में। माता का नाम था प्रभुदई और पिता का नाम था तारीफ सिंह। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 1929 में इनका धर्म देवी के साथ विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी, और 1933 में पत्नी की मृत्यु हो गई। इनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी इनके शादी के कुछ साल बाद ही, ठीक है। और फिर ये परिवार विहीन और अनिश्चित जीवन काल तक रहे। पर फिर क्या हुआ, परिवार जब जैसे इनकी पत्नी की मृत्यु हुई उसके बाद ये परिवार से विहीन हो गए, अलग हो गए और अनिश्चित काल तक ऐसे जीवन जीते रहे। ये कवि कैसे हैं? तो आधुनिक हिंदी के कवि हैं कौन? तो शमशेर बहादुर सिंह। इतना आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए। चैप्टर 8 है हमारा उषा, लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। जन्म हुआ था इनका 13 जनवरी 1911 को, निधन हुआ था 1993 में। जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड में। माता का नाम है प्रभुदई, पिता का नाम है तारीफ सिंह। इनकी पत्नी का नाम है धर्म देवी, जिनसे कि इनका विवाह 1929 में हुआ था। 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और ये आधुनिक हिंदी के कवि हैं। तो इतना आपको किसके बारे में याद रखना है? शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। अब शमशेर बहादुर सिंह का जो चैप्टर है उषा, इसके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर कई बार बता दिए कि उषा कविता के लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले अगर हम 14-15 साल की बात करें तो कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन 14 से 15 साल में पूछा गया कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो अच्छे से आपको याद रखना है कि कवियों का जो कवि है ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। समझ गए? तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कवियों का कवि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कवियों, यदि वही क्वेश्चन है कवियों का कवि, तो बताई दिए शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह को प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? किसने किया था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक जो काव्य कृति थी उसका संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उषा का जादू कब टूटता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्योदय जैसे ही होता है, सुबह जैसे ही होता है कि उषा का जादू टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो शमशेर बहादुर सिंह आपको याद रखना है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया? तो उर्दू हिंदी कोश का। किसका? तो उर्दू हिंदी कोश का शमशेर बहादुर सिंह ने संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे ये नागार्जुन के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? तो नागार्जुन के। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में आनी शुरू हुई थी? तो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना थी ये दूसरा सप्तक में आना शुरू हुआ था। याद रखना है दूसरा सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह की रचना आनी शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है। दूसरा सप्तक ये भी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उदिता शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। टूटी हुई बिखरी हुई ये तीनों जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसमें से आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से याद रखनी। कौन सी चीज़? कि दूसरा सप्तक जो है इसका प्रकाशन शमशेर बहादुर सिंह ने कब किया था? इसकी रचना कब किया था? तो 1951 में। ये अच्छे से याद ही रखना है। समझ गए? वैसे तो याद रख सकते हैं टूटी हुई बिखरी जो है इसकी भी रचना 1982 में की थी जयशंकर प्रसाद ये शमशेर बहादुर सिंह ने, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि दूसरा सप्तक। इसलिए आपको दूसरा सप्तक को अच्छे से याद रखना है कि 1951 में शमशेर बहादुर सिंह ने इसकी रचना की थी। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है। कौन सी रचना है? तो उदिता जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और ये कब इसकी रचना किए थे शमशेर बहादुर सिंह? तो 1980 में। अगला क्वेश्चन है हमारा शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में जो है सोवियत यहाँ पर रूस हो जाएगा, सोवियत रूस की यात्रा की थी। और कब की थी? तो 1978 में। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? तो शमशेर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद से बीए किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह का जो संबंध है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा है। किस विश्वविद्यालय से शमशेर बहादुर सिंह का संबंध रहा है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से।
अगला क्वेश्चन है उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? तो उषा कविता में प्रातः काल को नीले शंख के समान माना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुकून की जो तलाश है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, लेकिन ये है क्या सुकून? उपन्यास, कहानी या गजल? तो याद रखना है सुकून की जो तलाश है ये गजलें हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, तो प्राकृतिक के वर्णन से संबंधित जो कविता है वो उषा है, और ये भी क्वेश्चन VVI है, अच्छे से इसको याद ही रखना है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता का नाम क्या है? तो उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो ये आपको ऊपर ही बता दिए हैं कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन था ये 1951 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन है ये वर्ष 1951 में हुआ था। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म, तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म है ये 13 जनवरी 1911 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? ऊपर ही बता चुके हैं, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था धर्म देवी, जिससे कि उनका विवाह हुआ था वर्ष 1929 में, और धर्म देवी की मृत्यु जो है वो 1933 में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? अब इसमें से कौन सी कृति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो इसमें से याद रखना है इतने पास अपने उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, ये तीनों जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। भारत, इतिहास और संस्कृति, ये जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुकून की तलाश क्या है? तो सुकून की जो तलाश है ये गजल संग्रह है, ऊपर ही बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो प्रभातकालीन आकाश जो है ये नीले शंख के जैसा है। कैसा है? तो प्रभातकालीन आकाश जो है ये नीले शंख के जैसा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 233 नंबर, किसका जादू टूटता है? तो ऊपर ही बता दिए कई बार कि उषा का जादू जो है वो टूटता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है ये उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुका भी नहीं हूँ मैं, ये के रचयिता कौन है? चुका भी नहीं हूँ मैं, इसके रचयिता कौन है? तो इसके भी रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। क्या है कि चुका भी नहीं हूँ मैं, और आपसे अगर कभी पूछ ले कि चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जो है, तो इसके जो रचना ये शमशेर बहादुर सिंह कब किए थे? तो 1975 में किए थे, इसको भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुकून की तलाश किसकी रचना है? देख चुके हैं सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश है यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर इसका डी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है सुकून की तलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो शमशेर बहादुर सिंह जो है इनका जन्म हुआ था देहरादून में, जो कि है कहाँ? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जो जादू है ये सूर्योदय होने पर टूटता है। किस पर टूटता है? तो सूर्योदय होने पर, जब सुबह हो जाती है तब उषा का जादू टूटता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा क्या? तो चैप्टर 8। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर 9 को, और क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 9 है हमारा जन जन का चेहरा 1, और जन जन के चेहरा 1 के लेखक कौन है? तो याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये जन जन के चेहरा 1 के लेखक हैं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, सिंपल में बोलेंगे मुक्तिबोध। ठीक है, तो मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1964 को। जन्मस्थान है इनका श्योपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में जन्म स्थान है किसका? तो मुक्तिबोध का। माता का नाम है पार्वतीबाई, और इनके पिता का नाम है माधवराज मुक्तिबोध। और मुक्तिबोध जो है ये किस तरह के कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है किसके बारे में? तो याद रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जन जन का चेहरा 1 शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जन जन का चेहरा 1 शीर्षक कविता जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म है ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो मुक्तिबोध जो है उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? तो मुक्तिबोध जो है उन्होंने नागपुर से निकलने वाली नया खून पत्रिका का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजद नंदा गांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया था, यानी कि शुरुआत किया था? तो 1958 से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? किस रूप में नौकरी की? तो संवाददाता के रूप में। संवाददाता ऑप्शन नहीं, पत्रकार होना चाहिए, संवाददाता नहीं है, ऑप्शन पत्रकार है तो पहले पत्रकार होगा। तो मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की थी? तो पत्रकार के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? तो मुक्तिबोध निराला जो है एक क्रांतिकारी कवि हैं। किस तरह के कवि हैं? तो क्रांतिकारी कवि हैं मुक्तिबोध निराला। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? तो मुक्तिबोध ने सितारा जो है वो जनता को कहा है। किसको कहा है? तो जनता को मुक्तिबोध ने सितारा कहा है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के अनुसार गचला कहाँ से उठती है? गचला कहाँ से उठती है? तो जनता से ही उठती है मुक्तिबोध के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे के द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? अज्ञे के द्वारा संपादित जो तार सप्तक है इसमें कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? तो मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा ये भी मुक्तिबोध की कृति है। भूरी भूरी खाकदुल ये भी मुक्तिबोध की कृति है। उसके बाद क्या है, सतह से उठता आदमी ये भी जो है मुक्तिबोध की कृति है। लेकिन बिखरे मोती जो है ये मुक्तिबोध की कृति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। मुक्तिबोध की कौन सी कृति नहीं है? तो बिखरे मोती। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो चंद्रगुप्त जो है ये मुक्तिबोध की कृति इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो मुक्तिबोध की रचना ऑप्शन नंबर इसका कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? सुरसागर विनय पत्रिका इसका होगा। ऑप्शन में हो जाएगा, इसका विनय पत्रिका नहीं होगा, इसका होगा कात्यायनी एक पुनः विचार। याद रखना है, कात्यायनी जो थी वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन कात्यायनी एक पुनः विचार जो है ये मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, विनय पत्रिका इसका नहीं होगा, कात्यायनी एक पुनः विचार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? एक साहित्य की जो शायरी है ये किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है एक साहित्य की शायरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के पिता का नाम? तो मुक्तिबोध के पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। माधवराज मुक्तिबोध मुक्तिबोध के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना जो है ये मुक्तिबोध की है? तो ऊपर ही बता दे चुके हैं, चांद का मुंह टेढ़ा ये जो है मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी रचना जो है मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए, बिहारी पूर्ण मूल्यांकन ये जो है मुक्तिबोध की रचना नहीं है। बाकी तीन जो है भूरी भूरी खाकदुल, कात्यायनी एक पुनः विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये तीनों जो है ये मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध जो थे किस सप्तक के कवि थे? तो तार सप्तक के कवि थे मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को। 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? तो पार्वती बाई मुक्तिबोध की माँ का नाम था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पार्वती बाई। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? मुक्तिबोध जो थे उन्होंने किसका संपादन किया था? तो नया खून का संपादन किसने किया था? मुक्तिबोध ने, और वर्ष 1958 में किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? ये भी कई बार देख चुके हैं, चांद का मुंह टेढ़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जन जन के चेहरा के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की कविता है? तो मुक्तिबोध की कविता कौन सा है? तो जन जन का चेहरा एक जो है मुक्तिबोध की कविता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक है वो मुक्तिबोध है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कात्यायनी एक पुनः विचार के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर 9।
चैप्टर 9 यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं चैप्टर 10 पे, और चैप्टर 10 में हमारा अधिनायक। और अधिनायक के लेखक कौन है? अधिनायक के लेखक की बात करें तो है रघुवीर सहाय। अब रघुवीर सहाय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को, निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 को, और जन्मस्थान है इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम है हरदेव सहाय, ठीक है। और जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि शिक्षक। इनके पिता जो थे वो क्या थे? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके पिता क्या थे? तो रघुवीर सहाय के पिता तो याद रखना है एक शिक्षक थे। और विशेष अभिरुचि की बात करें तो इनका विशेष अभिरुचि था संगीत सुनना और फिल्में देखना। इतना आपको किसके बारे में याद रखना है? रघुवीर सहाय के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर लेते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? बता दिए हैं, रघुवीर सहाय अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? तो रघुवीर सहाय ने अधिनायक कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है यह किस तरह की कविता है? तो व्यंग प्रधान कविता है अधिनायक शीर्षक कविता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जो है ये किस काल के कवि हैं? तो रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय जो है इनका जन्म हुआ कहाँ पर था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो रघुवीर सहाय जो लेखक हैं किसके? तो अधिनायक के, इन्होंने एमए कहाँ से किया था? तो रघुवीर सहाय ने जो एमए है ये लखनऊ विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में, यहाँ से एमए किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिनायक कौन है? तो अधिनायक जो है ये सत्ताधारी वर्ग है, जो सत्ता में बैठे हुए वर्ग के लोग हैं वही है अधिनायक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? हरचरना जो है एक आम आदमी का प्रतिनिधि है। अधिनायक में जो हरचरना है वो किसका प्रतिनिधि है? आम आदमी का प्रतिनिधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हरचरना होगा, हरचरना नहीं हरचरना। हरचरना जो है वो कौन है? हरचरना जो है ये घर का नौकर है, ठीक है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में कवि के रूप में कौन सामने आए थे? तो अज्ञे के द्वारा संपादित जो दूसरा सप्तक है उसमें कवि के रूप में रघुवीर सहाय आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा सप्तक में 7 कवियों में कौन शामिल है? तो दूसरा सप्तक में 7 कवियों में रघुवीर सहाय शामिल है। अब यहाँ पर हम रघुवीर सहाय के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको तो पता होगा हाँ इसका आंसर रघुवीर सहाय ही होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा वो मिस टाइप का आएगा, यानी कि उसमें हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इसके रघुवीर सहाय होंगे कि जयशंकर प्रसाद होंगे कि मुक्तिबोध होंगे, इसलिए अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और ऊपर जो PDF बताएं वो PDF आप लीजिएगा तो उससे बार बार रिवीजन आपको करते रहना है, समझ गए, जिससे कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न है उससे आपको एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए। और जितना क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे, PDF लेकर के उससे बार बार रिवीजन कर लेंगे तो आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या 100% व्याख्या वाला प्रश्न हो, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा क्योंकि आप सारा का सारा प्रश्न हर एक चैप्टर का कर चुके होंगे। जो आपको PDF मिलेगा उसमें हर एक चैप्टर का बताई दिए क्वेश्चन रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिनायक शीर्षक कविता में किस पर व्यंग किया गया? अधिनायक शीर्षक कविता जो है उसमें किस पर व्यंग किया गया? तो समकालीन राजनीति पर व्यंग किया गया अधिनायक शीर्षक कविता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? रघुवीर सहाय जो है या किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? तो दूसरा सप्तक में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किसकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? रघुवीर सहाय को किसकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वे भूल गए हैं, वे भूल गए हैं के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सी रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। तो ऊपर ही देख चुके हैं कि चांद का जो मुंह टेढ़ा था ऊपर के क्वेश्चन में वो किसकी रचना थी? तो मुक्तिबोध की रचना थी। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। सीढ़ियों पर धूप, दिल्ली मेरा प्रदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये तीनों किसकी रचना है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? कौन सी रचना जो है 4 ऑप्शन में सबको बताना है रघुवीर सहाय की है। वे भूल गए हैं, वे भूल गए हैं जो किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय ने किस विषय से MA किया? रघुवीर सहाय जो थे उन्होंने किस विषय से MA किया था? तो अंग्रेजी विषय से रघुवीर सहाय ने MA किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? रघुवीर सहाय जो थे ये नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? तो नव भारत टाइम्स के। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय की समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय जो थे वो किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे, तो दीनमान के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दीनमान के प्रधान संपादक कौन थे, तो याद रखना है रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली मेरा प्रदेश। दिल्ली मेरा प्रदेश जो है क्या, तो एक निबंध है जो कि जिसके लेखक कौन है, तो रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है, तो ये आत्महत्या के जो विरुद्ध है ये है क्या, निबंध, कहानी, कविता या आलोचना, तो एक कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रघुवीर सहाय का जन्म तो आपको पता ही होगा 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, और रघुवीर सहाय का जन्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था, तो रघुवीर सहाय के जो पिताजी थे उनका नाम था हरदेव सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हरदेव सहाय थे क्या, तो एक शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है, तो रघुवीर सहाय का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, तो रघुवीर सहाय की जो कृति है उसका नाम है सीढ़ियों पर धूप। सीढ़ियों पर धूप में जो है ये रघुवीर सहाय की ही कृति है। अधिनायक के रचयिता कौन है, तो अधिनायक के जो रचयिता है वो रघुवीर सहाय है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय के प्रधान संपादक थे। रघुवीर सहाय जो थे ये किसके प्रधान संपादक थे, तो दीनमान पत्रिका के प्रधान संपादक थे रघुवीर सहाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है, तो रघुवीर सहाय जो है किस कृति के रचनाकार है, तो कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों के, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों के रचनाकार कौन है, तो रघुवीर सहाय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है। रघुवीर सहाय जो है किस सदी के रचनाकार है, तो जैसे दिया हुआ 18वीं 20वीं 19वीं या फिर क्या है 21वीं सदी, तो याद रखना है 20वीं सदी के रचनाकार कौन है, तो ये रघुवीर सहाय है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर 10। अब आते हैं चैप्टर 11 पे, और चैप्टर 11 क्या हमारा, चैप्टर 11 है प्यारे नन्हे बेटे को। और प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। थोड़ा सा विनोद कुमार शुक्ल के बारे में देख लेते हैं। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है इनका जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, और निवास स्थान की बात करें तो रायपुर छत्तीसगढ़ में निवास स्थान है विनोद कुमार शुक्ल का। तो चलिए अब इस चैप्टर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है, तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है ये विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी सा है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ये पुरस्कार का नाम है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, और ये दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। तो दिया कब गया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो वर्ष 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था, तो वर्ष 1990 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रघुवीर सहाय 1990 नहीं 92 होना चाहिए। 1 मिनट, यहाँ पर क्या, हाँ 92 है ना ऑप्शन में, 90 नहीं 92 होगा, सॉरी। तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो है ये विनोद कुमार शुक्ल को कब दिया गया था, तो वर्ष 1992 में दिया गया था। इसको अच्छे से याद रखिएगा, 1992। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब 1999 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था विनोद कुमार शुक्ल को, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन में कहाँ पर है साहित्य अकादमी, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाए, हाँ ये है ना सी। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था। अब ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था वर्ष 1971 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ पर शक्ल है लेकिन यहाँ पर शुक्ल होगा। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे किस विश्वविद्यालय में, ये आपको बताना है। तो ये रहे थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विनोद कुमार शुक्ल जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ पर सब लोग हैं लेकिन यहाँ पर शुक्ल होगा। तो विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो विनोद कुमार शुक्ल जो है उनका पहला कविता जो संग्रह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद जो है विनोद कुमार शुक्ल का कविता संग्रह जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। याद रखना है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1971। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है ये वार्तालाप के शैली में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसका जो नायक है वो रहने वाला कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक के कवि के रूप में सामने आए थे? विनोद कुमार शुक्ल जो है ये 20वीं सदी के किस दशक में के कवि के रूप में सामने आए थे? तो छठे सातवां आठवां, हाँ यहाँ ना ऑप्शन में 7वें 8वें दशक में। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए कि विनोद कुमार शुक्ल जो है 20वीं सदी के किस दशक के कवि के रूप में सामने आए थे? तो 7वें 8वें दशक के कवि के रूप में सामने आए थे विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य किस विद्या का संग्रह? ये क्या है? ये जो है विनोद कुमार शुक्ल का रचना महाविद्यालय, ये है क्या? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखित है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। तो नौकर का कमीज, नौकर का जो कमीज है, नौकर की कमीज, ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की अब नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी कृति नहीं है। तो इंद्रजाल जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है। महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये तीनों जो है विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, लेकिन इंद्रजाल जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। तो सब कुछ बचा रहेगा, ये किसकी कृति है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 में किस पद पर रहे थे? किस पद पर रहे थे? तो अतिथि साहित्यकार के पद पर रहे थे विनोद कुमार शुक्ल सृजन पीठ में जून 1994 से लेकर के जून 1996 तक। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? अब चारों पुरस्कार को पढ़ना पड़ेगा। चारों पुरस्कार क्या क्या है? तो दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान ये दिया गया था, इसमें क्या प्रदान नहीं किया गया था ना। कौन सा इसमें प्रदान किया गया था पहले वो देख लेते तो ये तो पता चल ही जाएगा कौन सा नहीं प्रदान हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया ही गया था, रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये नहीं दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को। और क्वेश्चन वही है हमारा कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाकी 3 का नाम भी आप याद रखिएगा, दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान ये भी दिया गया था किसको? तो विनोद कुमार शुक्ल को। उसके बाद क्या हमारा, और हाँ ये भी इसका डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी नोट कर ही लीजिए। दयावती कवि शिखर सम्मान जो कि दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को 1997 में, ठीक है। उसके बाद क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार ना, तो ये दिया गया था 1999 में। उसके बाद है रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार जो कि दिया गया था 1992 में। डेट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो बता ही चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? अब कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो असाध्य वीणा जो है ये विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है कृति। बाकी 3 सब कुछ होना बचा रहेगा। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, नौकर की कमीज, ये तीनों जो है ये तीनों विनोद कुमार शुक्ल की ही कृति है। अगला क्वेश्चन है, मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो मेहनतकश और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है। किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? अब इसमें से कौन सी कृति है विनोद कुमार शुक्ल की? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल की वो कौन सी कृति थी जिस पर कि मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर की कमीज पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? तो पत्नी बिटिया को समझाती है। जो विनोद कुमार शुक्ल की पत्नी है वो बिटिया को समझाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिटिया को क्या करता है? तो पिता जो होता है बिटिया को सिखलाता है। क्या करता है? तो सिखलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, और ये लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का यानी कि काम का प्रतीक है प्यारे नन्हे बेटे को में लोहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है? ये भी तो आपको पता ही होगा, विनोद कुमार शुक्ल है प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है। अब ये जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, ये किस संकलन से लिया गया? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इस संकलन से प्यारे नन्हे बेटे को कविता को लिया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नौकर की कमीज। नौकर की कमीज जो है ये है क्या? तो इस पर जो फिल्म भी बनाई गई थी आपको ऊपर ही बता दिए, ये एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया और शायद यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो गया। अब सेकंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा और ये 12वां चैप्टर है हमारा, और जिसका की नाम क्या है? तो हार जीत। और हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं, समझ गए। चलिए तो अशोक वाजपेयी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो अशोक वाजपेयी का जन्म की बात करें तो 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। मूल निवास है इनका सागर मध्य प्रदेश में। माता का नाम है निर्मला देवी, पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट कि अगर आपसे पूछा जाए कि 4 ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन एक लेखक ये जो है वो IAS ऑफिसर रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है अशोक वाजपेयी, ठीक है। और हिंदी में लिखा होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद पर कौन एक ऑफिसर जो है वो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, तो आपको याद रखना है क्या? अशोक वाजपेयी, समझ गए। चलिए तो समझ गए यहाँ तक आप लोग कि हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। 16 जनवरी 1941 को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। मूल निवास है इनका सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले। माता का नाम है निर्मला देवी, पिता का नाम है परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, यानी कि जिसका कि पूरा नाम होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और शॉर्ट में नाम होता है IAS ऑफिसर, ठीक है। चलिए इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो अशोक वाजपेयी ने जो है हार जीत कविता लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी की माँ का नाम था निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम तो निर्मला देवी। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार जीत कविता अशोक वाजपेयी की किस कविता संकलन से ली गई है? तो हार जीत कविता जो है ये अशोक वाजपेयी की कहीं नहीं वहीं कविता संकलन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से BA किया है? तो अशोक वाजपेयी ने पटना विश्वविद्यालय से BA किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से MA किया था? तो अशोक वाजपेयी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से MA किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने कौन सा सम्मान या पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? इसमें से आपको बताना है। तो अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान या पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? तो पुरस्कार प्रदान, हाँ, तो दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान ये तो दिया ही गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर क्रॉस 2004 का जो सम्मान था ये भी दिया गया था अशोक वाजपेयी को, लेकिन पहल सम्मान नहीं दिया गया था। और क्वेश्चन भी वही है कि कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो पहल सम्मान। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा है? तो हार जीत कविता में जो शासक दल है वो उत्सव मना रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार जीत जो है ये किस तरह की कविता है? तो हार जीत जो है एक गद्य कविता है। किस तरह की कविता है? तो गद्य कविता है। अगला क्वेश्चन है हमारा हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया? तो हार जीत कविता जो है इसमें प्रश्न उठाया गया हार का। किसका? तो हार का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। कौन सी 4 ऑप्शन में सबको बताना है अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है तो सब कुछ होना बचा रहेगा। ये जो है अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अब इसमें से बताना है कौन सी रचना जो है ये अशोक वाजपेयी की है। तो उम्मीद का दूसरा नाम ये जो है ये अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में ये जो है ये किसकी रचना है? तो ये अशोक वाजपेयी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित नहीं है? इसमें से कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित नहीं है? तो गंगा तट। बाकी ये 3 जो है अगर इतने में शहर अब भी संभावना है, समय के पास समय, ये तीनों जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। गंगा तट जो है ये काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित नहीं है। तत्पुरुष जो है किसकी रचना है? तो तत्पुरुष ज्ञानपति की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक सेकंड, यहाँ पर अशोक वाजपेयी होगा ही। तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष जो है ये हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। तत्पुरुष जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार जीत क्या है? तो हार जीत जो है ये एक गद्य कविता है। हार जीत क्या है? तो एक गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? तो वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें जो वे है वो किसान के लिए आया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला जो है वो सड़क को सींच रहा है। मशक वाला क्या कर रहा है? तो सड़क को सींच रहा है। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म बता चुके हैं, 16 जनवरी 1941 को हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी का पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति नहीं है? तो कहीं नहीं वहीं, ये जो है ये अशोक वाजपेयी की कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो हो जाएगा शब्द लिखने के लिए यह कागज बनी है। ये जो कृति है ये अशोक वाजपेयी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारजीत कविता के रचयिता हैं। तो हारजीत कविता के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं हारजीत कविता के रचयिता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने यहाँ पर किस होगा किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी जो थे उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो राष्ट्रवाणी पत्रिका का संपादन किया था अशोक वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घास में दुबका आकाश, ये किसकी कृति है? तो घास में दुबका आकाश जो है ये अशोक वाजपेयी की कृति है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है ये किस काल के हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर इसका भक्ति काल तो नहीं होगा, इसका हो जाएगा कि क्या 19 इनका जन्म हुआ था 1941 में ना, तो आधुनिक काल होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर 12। अब चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 13 से शुरू करेंगे और चैप्टर 13 है हमारा लास्ट गांव का घर, जो कि जिसके लेखक है ज्ञानद्रपति। अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो इनका ज्ञानद्रपति जो इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को, जो कि जन्मस्थान है इनका पत्थरगामा गोंडा, जो कि झारखंड में पड़ता है। माता का नाम था सरला देवी, पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था ज्ञानद्रपति के माता पिता का क्या नाम था? दोनों एक साथ पूछा गया था, तो हो जाएगा सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। इनका निवास स्थान की बात करें तो इनका निवास स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो ये आप समझ गए यहाँ पर ज्ञानद्रपति के बारे में। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन को देख लेते हैं और लास्ट चैप्टर ही है ये। ज्ञानद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? ऊपर देख लिए गांव का घर कविता। अगला क्वेश्चन है ज्ञानद्रपति किस काल के कवि हैं? तो ज्ञानद्रपति जो है ये हो जाएगा आधुनिक काल के कवि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्ञानद्रपति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? ज्ञानद्रपति जो है ये 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? तो 8वें दशक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानद्रपति के यहाँ पर पति थोड़ी होगा, ज्ञानद्रपति के पिता का क्या नाम था? समझ गए? तो ज्ञानद्रपति के पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या नाम था? ज्ञानद्रपति के पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानद्रपति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो ज्ञानद्रपति जो थे वो बीए तथा अंग्रेजी में जो एमए हैं वो किए थे पटना विश्वविद्यालय पटना से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानद्रपति हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? तो ज्ञानद्रपति जो है हिंदी में एमए जो है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसके लिए प्रदान किया गया था? तो संशयात्मा के लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ज्ञानद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो संशयात्मा के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांव में किसकी धुन सुनाई पड़ती है? तो गांव में जो है लोकगीत की धुन सुनाई पड़ती है। किसकी धुन सुनाई पड़ती है गांव में? तो लोकगीत की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानद्रपति की रचना एक चक्र नगरी, ज्ञानद्रपति की जो रचना है एक चक्र नगरी, ये एक चक्र नगरी जो है ये है क्या? तो एक काव्य नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, काव्य नाटक। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना ज्ञानद्रपति की नहीं है? अब कौन सी रचना जो है ये ज्ञानद्रपति की नहीं है? तो इसका हो जाएगा थोड़ी सी जगह। ये जो है ये ज्ञानद्रपति की रचना नहीं है। संशयात्मा, मिश्रार, उसके बाद कवि ने कहा, ये तीनों जो है ये ज्ञानद्रपति की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी रचना ज्ञानद्रपति की है? कौन सी रचना जो है ज्ञानद्रपति की है? तो गंगा तट। गंगा तट जो है ये किसकी रचना है? तो ज्ञानद्रपति की रचना, जो कि इसकी रचना इन्होंने की थी 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आँख हाथ बनते ही कविता किस कवि की रचना है? आँख हाथ बनते ही ये जो है किस कवि की रचना है? तो ये ज्ञानद्रपति की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता है? तो गांव के घर में आने से पहले कौन खासकर आते हैं? जो पुरुष होते हैं वो खासकर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया था। तो ज्ञानपति के अनुसार पंचायती राज में जो है पंच परमेश्वर खो गया था। क्या खो गया था? तो पंच परमेश्वर खो गया था ज्ञानपति के अनुसार पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन है संशयात्मा किसकी कृति है। तो संशयात्मा जो है ये किसकी कृति है? तो ये कृति है ज्ञानपति की। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं। तो दूध में डूबे अंगूठे के जो छाप है वो बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपति का काव्य नाटक कौन सा है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है ज्ञानपति का काव्य नाटक कौन सा है। तो एक चक्र नगरी जो है ये ज्ञानपति का एक काव्य नाटक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति सरकारी सेवा में क्या करते थे। तो बीपीएससी जो बिहार लोक सेवा आयोग होता है इसके द्वारा चयनित होकर ज्ञानपति जो थे वो जेलर के पोस्ट पर थे, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति का जन्म तो ऊपर ही बता दिए 1 जनवरी 1950 को ज्ञानपति का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो ज्ञानपति जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये संशयात्मा के लिए मिला था, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिए, अच्छे से याद रखना है। ये तो आपको पता ही होगा गांव के घर कविता कौन के कवि कौन है। तो आपको पता होगा कहाँ के ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी ज्ञानपति। अगला क्वेश्चन है हमारा गांव का घर कविता जो है किस संग्रह से लिया गया है। तो गांव का घर कविता जो है इसको लिया गया है संशयात्मा से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ज्ञानपति जो है उनको संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपति का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ज्ञानपति का जन्म हुआ था झारखंड में। झारखंड में कहाँ पर हुआ था? तो पथरगामा गोंडा जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर ज्ञानपति का जन्म हुआ था। और इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया पूरा काव्यखंड। कितना टाइम लगा? तो आपको 1.5 घंटा आज और 1.5 घंटा उस दिन लगा था आपको गद्यखंड में। यानी कि टोटल अगर आप दोनों वीडियो को देखते हैं कभी अगर एक साथ भी या फिर अलग अलग भी देखते हैं तो आपके 3 घंटा में पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए। और पूरा अच्छे से अगर आप लोग देख लेते हैं, अच्छे तरीके से देख लेते हैं, दूसरा जो पार्ट है इसका पहला पार्ट, दूसरा तो ये पार्ट है, पहला पार्ट जो गद्यखंड है वो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा ऑब्जेक्टिव वीडियो का, उसमें आप देखिएगा हिंदी का ऑब्जेक्टिव वीडियो, उसमें क्लिक कीजिएगा तो पहला वीडियो आपको वही मिल जाएगा। या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वो पहला वाला अभी तक नहीं देखे गद्यखंड का तो वो देख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर जो आपको नोट्स के बारे में बताएं नोट्स को अच्छे से ले लीजिएगा, वीडियो देख लिए दोनों, नोट्स को अच्छे से आपको बस रिवीजन करना है। अगर नोट्स के सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में उसके अलावा नोट्स के अलावा जो गेस्ट पे क्वेश्चन का नोट्स है उसके अलावा एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं रहेगा। चाहे कहीं से भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा तो बुक से ही ना, और बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए गए। तो आप लोग नोट्स को ले लीजिएगा। केवल 30 रुपीज़ तो है, 30 रुपये में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का PDF मिल रहा है। और 30 रुपये की कोई आजकल ऐसी तो नहीं कि बहुत बड़ा रकम है, 30 रुपये इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। नोट्स को अच्छे से ले लेना और उसको पढ़ते रहना है, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ जिसमें कि हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।